नमस्ते। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोई भी कंपनी जो है वो अपना फंडिंग कैसे करे। फंडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मेनली दो होता है कि वो या तो अपना इक्विटी डाइल्यूट करे या वो फिर बैंक से लोन ले। डेट और इक्विटी किसी भी कंपनी के लिए दो ऑप्शन है। तो आज हम लोग इस बात को समझते हैं कि कंपनी के लिए कौन सा जो है वो चीपेस्ट ऑप्शन है। तो मैं अपना वीडियो सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये मैंने एक्सेल शीट बनाई है, इससे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कोई भी बैंक कंपनी को कैसे लेना है, क्या करना है फंडिंग के लिए। सपोज दो कंपनी है, कंपनी ई एंड कंपनी डी। ठीक है। दोनों ने 10 लाख 10 लाख कैपिटल रेज किया। दोनों का टारगेट है 10 लाख कैपिटल रेज करना। एक ने 5 लाख लिया है डेट और एक ने 2 लाख लिया है डेट। तो बाकी जो बचे वो 5 लाख, जिसने डेट लिया वो 5 लाख इक्विटी से करेगा और कंपनी ई जो है वो 8 लाख इक्विटी से कर रहा है। तो दो सिनारियो हम लोग एक यहाँ पे ले रहे हैं। एक ने डेट ज्यादा लिया है और एक ने इक्विटी ज्यादा लिया है, तो नाम भी मैंने वैसे ही रखा है, कंपनी ई एंड कंपनी डी। कंपनी ई ने इक्विटी ज्यादा बेच लिए है और कंपनी डी ने डेट ज्यादा लिए है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5% रखा है। ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनता है, किसी कंपनी का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। कितना रेवेन्यू है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर दीजिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी जितने भी एक्सपेंसेस विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्स आर गेटिंग माइनस्ड हियर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। टैक्स माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नाउ हम लोग इस दो कंपनी के लिए यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं। दोनों कंपनी का मैंने सेल्स इक्वल रखा है, दोनों का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम है, इनडायरेक्ट भी सेम रखा है। और मैंने लिया है कि दोनों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो 40% है। ठीक है। तो 5 लाख के सेल्स पे दोनों को सेम ही प्रॉफिट आ रहा है, 40%, 2 लाख 2 लाख। नाउ कंपनी ई जिसने ज्यादा इक्विटी कर रखा है और लोन उसने लिया है सिर्फ 2 लाख, तो 2 लाख पे 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट हो गया 10,000। और जो कंपनी डी है जिसने डेट ज्यादा ले रखे है तो उसका इंटरेस्ट हो गया 25,000। ओके। ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट उसमें से इंटरेस्ट आप माइनस कर दो तो बिफोर टैक्स हो गया। कंपनी ई के लिए ये अमाउंट हो गया, कंपनी डी के लिए ये अमाउंट हो गया। नाउ दोनों को टैक्स देना है, सपोज 10% का मैंने टैक्स रखा है तो टैक्स माइनस कीजिए। तो नेट प्रॉफिट जो हो गया इसका हो गया 1,88,100 और इसका हो गया 1,70,000। ना यहाँ पे अमाउंट में कंपनी ई का ज्यादा लग रहा है नेट प्रॉफिट और कंपनी डी का कम लग रहा है ना। लेट अस कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में कंपनी ई ने ज्यादा शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए के वो पे, और कंपनी डी ने कम शेयर इशू किए हैं। तो जब ईपीएस हम लोग डाइल्यूट कर ईपीएस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है एंड डिवाइड किया उसको हमने नंबर ऑफ शेयर से, ईपीएस आ रहा है 2.4 जिन्होंने ज्यादा इक्विटी ये किया है, और 3.5 जिन्होंने डेट ज्यादा ले रखे हैं। तो इसमें क्या हम लोग को दिख रहा है कि जिसने डेट ज्यादा लिया है उसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, और जिन्होंने इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट किया उसका अर्निंग पर शेयर कम है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का तीन रीजन है। तीन रीजन को हम लोग, पहला ये है कि कंपनी ई जो है वो, जिन्होंने इक्विटी ज्यादा इशू किया है, शेयर्स ज्यादा इशू किए हैं, वो अपने उनका प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट मैंने 40% रखा है। तो कंपनी ई जो है वो अपने पैसे पे, वो शेयर होल्डर का पैसा मतलब उनका अपना पैसा खुद पे वो 40% जो है प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लेकिन कंपनी डी जो है वो अपने पैसे पे तो 40% जनरेट कर ही रहे, उसके अलावा जो पैसे उसके पास नहीं थे और उन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक से बोरो करके उस पे 40% उसने जनरेट किया। तो 40% प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें 5% उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, तो 35% उस पैसे पे उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया जो उनका था ही नहीं।
तो बोरोड मनी पे 35% हुआ, तो दिस इज रीजन कि उनका ईपीएस ज्यादा है। सेकेंड रीजन ये होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो बिफोर टैक्स लगता है। इंटरेस्ट को माइनस कर, जैसे हाउस लोन में होता है, यदि हाउस लोन आपने लिया हुआ है तो इंटरेस्ट माइनस करके तब आपका टैक्सेबल इनकम होता है। वैसे ही कंपनी के लिए भी जो उन्होंने, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो एज ए एक्सपेंस होता है, दैट्स द एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को माइनस करके देन इट कम्स एज ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंपनी डी के लिए वो ज्यादा है, तो प्रॉफिट जो है उसमें से उसका फिर टैक्स का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 1900 है और इनका सिर्फ 1750 टैक्स बनता है, तो टैक्स में भी हमको फायदा हो जाता है। थर्ड होता है, किसी भी इंटरेस्ट कॉस्ट जो होता है वो फिक्स है, ठीक है, 5% पे फिक्स हो गया तो दोनों कंपनी को 5% पे देना है। बट डिविडेंड जो होता है वो वेरिएबल होता है। कभी शेयर होल्डर जो है वो ज्यादा डिमांड कर दे, नहीं मुझे 10%, नहीं मुझे 12% डिविडेंड लगेगा, तो डिविडेंड कॉस्ट जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है, जबकि इंटरेस्ट कॉस्ट जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो जब आपके सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होता है, तो जो प्रॉफिट होता है, यदि आपका, तो हाउ डज द प्रॉफिट, इसमें समझने वाली बात ये होती है कि प्रॉफिट का फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से क्या कोरिलेशन है। आपका सेल्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कॉस्ट आपका फिक्स है, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा क्योंकि आपका कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका फिक्स होता है इसलिए भी आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, बट डिविडेंड जो होता है वो वेरिएबल हो सकता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।